दोस्तों एक छोटे से गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सुमेर होता है। सुमेर की जो पत्नी रंजना होती है और रंजना का एक ही लड़का भी होता है दोस्तों, जिसकी उम्र लगभग 8 साल के करीब होती है। एक दिन होता क्या है कि सुमेर के एक रिलेशन में एक आमंत्रण उसे आता है और उसी आमंत्रण पर जो उसकी पत्नी रंजना होती है वो अपने पति के साथ उनके घर पर जा रही थी। अब उस वक्त जब लोग ट्रेन में थे तब उस समय रात के 10 बजे थे और जो वो ट्रेन था वो लगभग उनमें पूरी तरह से खाली हुई थी। अब जो रंजना का पति सुमेर होता है वो उस वक्त खड़ा था गेट पर और ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहा था। लेकिन जो उसकी पत्नी रंजना थी, जब वो ये देखती है कि यही वक्त सही है तो फिर रंजना जो है वो अपने पति को, ट्रेन क्योंकि बहुत स्पीड से उस वक्त चल रही थी, हवाएं भी बहुत तेज चल रही थी, उसी समय जो उसकी पत्नी रंजना होती है वो उसी ट्रेन से ही धक्का दे देती है और जो उसका पति होता है वो तुरंत ही ट्रेन से गिर पड़ता है और फिर खंबे से टकराने की वजह से उसकी मौत भी हो जाती है। और दोस्तों ये जो कहानी है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है और इस कहानी को जब आप लोग सुनेंगे तो यकीनन दोस्तों आप लोग भी जब अपने मन में सोचेंगे तो सोचने पर ये बात मजबूर हो जाएंगे कि एक महिला जो है वो आखिर अपनी इच्छाओं को और अपने मन को या किसी पैसे के लालच में या किस चीज के लालच में आकर क्यों एक महिला जो है वो अपने पति को इस तरीके से बेमौत मार देती है या फिर उसकी हत्या कर देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हमारी आज की जो सच्ची घटना है ये यकीनन आपके होश उड़ा देगी और बहुत बड़ी सीख दे देगी कि आखिर एक महिला, एक पत्नी ने अपने पति को इस तरह से ट्रेन से धक्का क्यों दे दिया और इसके पीछे की वजह क्या थी। दोस्तों होता क्या है कि एक छोटा सा गांव होता है बलरामपुर, उसी गांव का रहने वाला होता है सुमेर। अब सुमेर का पिता जो होता है जिसका नाम बहादुर होता है और ये लोग जो थे वो खेती किसानी का काम किया करते थे और सुमेर की जो पत्नी रंजना थी वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और संस्कारी भी थी। और सुमेर को ये नहीं पता था कि उसकी पत्नी जो थी वो आगे चल करके उसके ही साथ किस तरह की घटना को अंजाम देने वाली थी। अब होता क्या है कि जो सुमेर होता है उसके घर पर एक रिश्तेदारी में से एक शादी का निमंत्रण आता है और जब उसके घर पर ये निमंत्रण आता है तो सुमेर अपने पिता से जाकर के कहता है कि पिताजी हमें जो भी निमंत्रण में देता है वो सारा सामान आप मुझे बता दीजिए। अब जो उसके पिता होते हैं दोस्तों वो सभी सामान जो है वो उसे बता देते हैं और फिर सारा सामान पैक कर लिया जाता है और फिर उसके बाद रंजना भी जिद करती है कि मैं भी आपके साथ उनके यहाँ चलूंगी। अब सुमेर इस बात से कहीं ना कहीं चौंक भी जाता है क्योंकि पहले उसकी पत्नी जो है वो किसी भी निमंत्रण में जाने के लिए तैयार नहीं होती थी, लेकिन आखिर आज ऐसी कैसी बात आ गई कि वो कहीं भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अब होता क्या है कि जो ये सुमेर होता है वो रंजना को न चाहते हुए भी अपने साथ लेकर के चला जाता है और सीधे स्टेशन चला जाता है और उस समय तकरीबन 8:30 बजे का टाइम हो रहा था। अब ट्रेन पर दोनों ही पति पत्नी चढ़ जाते हैं और ट्रेन जो थी वो लोकल गाड़ी थी, उस समय कोई उतना भीड़ भी नहीं था ट्रेन में। अब जो सुमेर होता है वो उस वक्त जाकर के ट्रेन के गेट पर खड़ा होकर ठंडी ठंडी हवाओं का मजा लेने लगता है। उसी बीच जो उसकी पत्नी या रंजना होती है जब वो ये देखती है कि अगल बगल में कोई नहीं होता, उस पूरे डब्बे में कोई नहीं होता है, तो फिर उसी समय पत्नी जो है वो पति को धक्का दे देती है और वो ट्रेन से नीचे गिर पड़ता है और रंजना एक स्टेशन जाकर के आगे उतर जाती है और रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। अब जो जीआरपी की टीम होते हैं वो इस महिला से पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या बात हो गई। तभी जो वो पत्नी होती है वो बहाने बनाने शुरू कर देती है कि जो हमारे पति है वो ट्रेन के गेट पर खड़े थे और अचानक ही वो एक स्टेशन पीछे जो है वो गेट से गिर गए। अब जो जीआरपी का टीम होता है वो तुरंत रेलवे पुलिस को सूचना देते हैं और वो लोग जो है वो ट्रेन की लाइनों पर जब जांच पड़ताल करते हैं तब जाकर सुमेर की डेड बॉडी मिलती है। अब सुमेर की खंबे के टकराने की वजह से उसकी मौत तुरंत ही हो गई थी। अब जो वो पत्नी रंजना होती है वो अपने घर पर लौट जाती है। इतनी सफाई से वो हत्या कर देती है कि किसी को कानों कान खबर तक ही नहीं लगती, यहाँ तक कि पुलिस को भी शक नहीं होता है। लेकिन दोस्तों रंजना के साथ आगे जो कुछ होने वाला है वो जब आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। अब दोस्तों ये जो रंजना होती है और जो ये उसका ससुर होता है जिसका नाम बहादुर होता है, दोस्तों बहादुर यही कहता है कि बेटी अब तो हमारा जो बेटा था वो तो इस दुनिया से चला गया है और वैसे भी अब तुम्हारा जो इच्छा है तुम वो कर लो, अगर तुम्हारा यहाँ मन हो तो रहो, वरना फिर तुम अपने मायके अगर जाना चाहती हो तो मायके चले जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारी जिंदगी जो है वो तुम्हारे आगे बहुत पड़ी हुई है। और तभी जो बहू रंजना होती है वो कहती है कि पिताजी वैसे भी ये मेरा ही घर है और हमें शादी करने की भी कोई जरूरत नहीं क्योंकि मुझे एक बेटा भी है और अब मैं इसी घर में रहकर अपनी जिंदगी गुजार लूंगी और वैसे भी आपकी देखभाल करने वाला इस घर में कौन रहेगा। और तब यहाँ पर रंजना जो है वो उस तरीके से अपने ससुर से बात कर रही थी जिससे कि उसके ससुर को ये लगा कि उसकी बहू जो है वो कितनी अच्छी है, कितनी नेक दिल है। लेकिन उसके ससुर को अपनी बहू के दिल के अंदर की बातें और जो वो कारनामे करके आई थी उन्हें कुछ नहीं पता था। अब जो रंजना होती है वो अपने ससुराल में ही रहने लगती है और पहले से वो काफी ज्यादा खुश भी रहने लगी थी। और जो उसके ससुर थे वो अपने मन में यही सोचते हैं कि रंजना हमारी बहू घर पर अकेली रहती है तो क्यों ना इसके लिए एक दुकान खोल दूं श्रृंगार का, जिसमें ये बैठी रहेगी तो इसका दिल भी लगा रहेगा और फिर जो लड़कियां या जो औरतें होंगी वो उस दुकान पर जाएंगी तो बहू कुछ पैसे भी कमा लेंगी और बहू से कुछ बातचीत करेगी तो बहू का भी मन इससे बहल जाएगा और कहीं ना कहीं 2 पैसे का इनकम भी हो जाएगा और जो लड़का है उसका भी आने वाले टाइम पर उस लड़के की पढ़ाई के लिए वो सारा खर्च वैसे भी हम लोगों को तो उठाना ही पड़ेगा। और तभी उसका ससुर यही सोचता है कि वैसे भी अब मेरी जिंदगी कितनी ही दिन की बची है
और फिर जो उसका ससुर बहादुर होता है वो रंजना ससुर के लिए 2 लाख रुपए, ससुर 2 लाख रुपए बहू के लिए खर्च करता है और श्रृंगार का कुछ सामान लाता है और घर के ही सामने यानी कि घर में ही एक दुकान खोलकर उसी में सारा सामान रख दिया जाता है, अच्छी तरीके से साज सजावट कर दी जाती है। और फिर ससुर अपनी बहू से कहता है कि बहू अब कल से तुम यही दुकान चलाना। अब बहू जो थी वो दुकान चलाना तो स्टार्ट कर देती है और दुकान भी अच्छा खासा चलने भी लगता है। दुकान में जो भी पैसा था जो लगा हुआ था 1 गुना से 2 गुना से 2 गुना से 4 गुना यानी कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही थी और उसका ससुर ये देख करके बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन दोस्तों उसी रात से अगर कोई फेरी वाला साड़ी कपड़ा बेचने के लिए आया करता था तो फिर रंजना की दुकान पर जब ग्राहक नहीं हुआ करते थे तो फिर वो उन लोगों को रुकवा लेती थी और अच्छी अच्छी साड़ियां उन लोगों से खरीद लिया करती थी और उन साड़ियों को खरीद कर अच्छे से तैयार होकर के लिपस्टिक मेकअप सब कुछ लगा करके एकदम से मानो जैसे कि कोई एक विधवा नहीं बल्कि एक शादीशुदा महिला की तरह दिखती थी। इस तरीके से तैयार होकर के वो दुकान पर सज धज करके बैठा करती थी। अब जब फेरी वाले जो भी लोग आते थे जब उससे पैसा मांगते थे तो फिर जो ये महिला रंजना होती थी यही कहती थी कि देखो भाई साहब अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है, हाँ अगर आपको कोई सामान लेना हो तो वो आप बोल दीजिए। अब दोस्तों जो फेरी वाले होते हैं जो साड़ी कपड़ा बेचने वाले थे वो इस महिला से परेशान हो गए थे। एक दिन फिर वो क्या करते हैं कि वो आकर के इस दुकान पर कहते हैं कि देखिए मैडम आपके पास जो हमारा उधार बाकी है वो दे दीजिए क्योंकि हमें भी पैसे की जरूरत पड़ती है तभी तो हम बेचते हैं। तभी रंजना कहती है कि देखो पैसे तो मैं आप लोगों को नहीं दूंगी, वो बात तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर मेरे पास से तुम्हें कोई सामान लेना है तो सामान ले लो। अब होता क्या है दोस्तों कि जो वो साड़ी कपड़ा बेचने वाला फेरी वाला व्यक्ति होता है वो बहुत ही ज्यादा सोचता है विचारता है कि आखिर मैं इसकी दुकान से ऐसा कौन सा सामान ले लूं जिससे मेरा पैसा पूरा हो जाए। वैसे इसका एक श्रृंगार का दुकान है और मैं साड़ी कपड़ा बेचता है तो फिर मैं इसे लेकर के कोई भी सामान क्या करूंगा, मेरे काम की तो किसी चीज की नहीं होगी। और तभी रंजना कहती है कि देखो तुम्हारी जो भी इच्छा है चाहे जो भी लो तुम मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। तभी दोस्तों जो वो फेरी वाला होता है व्यक्ति वो क्या कहता है कि वो कहता है कि आखिर आप मुझे क्या देना चाहती है। अब यहाँ पर जो ये महिला रंजना होती है वो उस फेरी वाले व्यक्ति से अपने घर को अपने घर के अंदर लेकर के जाती है और फिर घर के अंदर ले जाने के बाद दोस्तों जो ये रंजना होती है वो अपनी जो भी इच्छाएं होती है उसके साथ मिलकर के पूरा करना शुरू कर देती है। तो इसी तरीके से अब इस महिला और इस फेरी वाले लड़के का जो काम होता है वो प्रतिदिन ही शुरू होने लगा था। और फिर होता क्या है कि एक दिन गांव का ही एक व्यक्ति होता है जो जा करके बहादुर से इस बात की शिकायत भी कर देता है और वीडियो भी बना लेता है कि देखिए ये जो फेरी वाला व्यक्ति है जो कि अक्सर ही हमारे गली में या गांव में आता है तो जो आपकी बहू है वो उसे रोक लेती है और फिर उसे लेकर के घर के अंदर चली जाती है। अब जो ससुर होते हैं वो एक दिन अपनी बहू को इस वजह से डांट भी लगाते हैं और कहते हैं कि बहू जो भी मेरी इज्जत बची खुची है तुम उसे इज्जत में मिलाने पर क्यों तुली हुई हो। अब जो रंजना होती है कुछ दिनों के लिए इस काम को वो छोड़ तो देती है लेकिन फिर भी जो रंजना थी और जो उसके अंदर की चाहत थी वो आखिर कैसे शांत कर सकती थी, उसे तो शांत करने के लिए उसे कुछ ना कुछ उपाय करना ही था। लेकिन जो उसके ससुर होते हैं वो अपने खोद में उस समय काम कर रहे थे और फिर उसी समय क्या होता है कि उसके ससुर को चक्कर आ जाता है, धूप में मेहनत करने की वजह से उन्हें काफी तेज चक्कर आ जाती है और फिर वो खेत में ही गिर जाते हैं। अब गांव के ही कुछ आसपास में मौजूद जो किसान थे वो तुरंत बहादुर को उठा करके उसे गांव के ही एक मेडिकल में ले जाकर के उसे एडमिट किया जाता है और फिर तुरंत उनकी बहू को भी इस चीज के बारे में सूचित किया जाता है। रंजना को जैसे ये बात पता चलती है तो फिर जो रंजना होती है वो दौड़ी भागी से बहादुर जी को जहां पर वो छोटे से क्लिनिक में भर्ती किए गए थे वहां पर जा पहुंचती है और फिर अपने ससुर को सुबह तक इलाज करवाती है और फिर वो ठीक हो जाता है और फिर बहू अपने ससुर को लेकर के घर पर भी आ जाती है। और तभी उसके ससुर उसे सुबह में कहता है कि बहू देखो जो खेत का काम होता है वो काफी मेहनत का काम होता है और अगर उस काम को मैं नहीं करूंगा तो मेरा पूरा फसल बोया हुआ खराब हो जाएगा और वैसे भी हमें इस साल खेती से कोई अनाज ही घर पर नहीं आएगा अगर मैं मेहनत ना करूं। और तभी जो बहादुर होता है वो यही सोचता है कि हमारे ही गांव का एक लड़का जो कि मजदूरी करने के लिए दिहाड़ी करने के लिए दूसरी जगह पर जाता है और वैसे भी उसे काम तो वैसे डेली मिलता नहीं है, तो अगर मेरी उससे कहीं मुलाकात हो जाए तो फिर मैं उसे एक बार कह कर देखूंगा कि अगर वो मेरे खेत पर काम करेगा तो फिर मैं उसे महीने का पैसा दे दूंगा और इससे मेरा भी काम हल्का हो जाएगा। और फिर होता क्या है कि जो उसके ससुर बहादुर होते हैं वो अपने गांव में जब सुबह टहलने के लिए निकलते हैं तभी जो वो लड़का होता है जो गांव का ही होता है जिसका नाम प्रेम होता है और जो कि मजदूरी का काम किया करता था और उसी से उसके परिवार का भरण पोषण भी चला करता था। अब जो वो लड़का होता है वो गांव के ही उस वक्त चौपाल पर बैठा हुआ था और गांव के भी कुछ लोग वहां पर बैठे हुए थे और बहादुर तब वहीं पर पहुंचता है और जाकर के उस लड़के से पूछते हैं कि बेटा आजकल तुम कहाँ पर काम कर रहे हो। और दूसरा जो ये प्रेम होता है ये कहता है कि चाचा आप तो जानते ही हैं कि मैं प्रतिदिन चौक पर ही जाता हूँ, वहीं पर मुझे काम मिलता है और वैसे भी काम तो मुझे डेली मिल ही नहीं पाता है, महीने के 10-15 दिन ही काम मिलता है और बस उसी से हमारे घर का गुजारा भी चल रहा है। अब यहाँ पर जो ये बहादुर होता है ये कहता है कि देखो बेटा क्या तुम हमारे खेत पर काम करना चाहोगे, मैं तुम्हें महीने का 15,000 रुपए भी दे दुआ करूंगा
और वैसे भी जब तुम हमारे ही खेत पर काम करेंगे तो तुम हमारे घर पर भी रह करके खाना वगैरह भी सब कर लेना। अब जो ये लड़का प्रेम होता है वो कहता है कि ठीक है चाचा, फिर मैं आपके खेत पर कल से ही काम करने के लिए चला आऊंगा। अब जो प्रेम था वो इस बात को सुनकर के काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि अब उसे महीने के 15,000 रुपए मिलने वाले थे, जो कि फिक्स थे। और प्लस में उसे 2-3 टाइम का खाना भी आराम से मिलने वाला था। अब प्रेम जो है वो अपने घर पर जाकर के जब अपनी पत्नी से ये बात कहता है तो उसकी पत्नी भी ये बात सुनकर के बेहद खुश हो जाती है कि जो हमारे पति को इतने पैसे मिलेंगे तो उसमें से हमें कुछ पैसा बचा ही लेंगे, और वैसे भी उन्हें तो रोज काम मिलता नहीं था। अब पत्नी भी अपने पति से कहती है कि ठीक है आप जाइए उसके यहाँ काम करने के लिए। अब जो प्रेम होता है वो अगले दिन सुबह होते ही बहादुर के घर पर पहुंच जाता है, और बहादुर के जब घर पर पहुंचता है तो वो उसे आवाज लगाता है। उस समय जो बहादुर था वो घर में मौजूद नहीं था, घर के अंदर उसकी बहू रंजना उस वक्त मौजूद थी। अब होता है क्या है दोस्तों कि रंजना जब आकर गेट खोलती है तो प्रेम से पूछती है कि बोलिए क्या बात है। तो फिर प्रेम उन्हें बताता है कि मैडम दरअसल चाचा ने मुझे घर पर बुलाया था, खेत में कुछ काम करवाना था इसीलिए। और तभी रंजना कहती है कि ठीक है फिलहाल तो वो खेत पर ही गए हैं, थोड़ी ही देर में आते हैं, तब तक तुम आओ घर के अंदर बैठो, तब मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीकर जाना, और फिर वैसे भी ससुर भी आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो प्रेम होता है वो घर के अंदर चला जाता है और जो कुर्सी लगा हुआ था उसी पर जाकर के वो बैठ जाता है। अब जो ये मैडम रंजना होती है वो चाय बना करके किचन से एक ट्रे में लेकर के पहुंचती है, और उस समय सुबह का टाइम था, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। अब जो ये मैडम होती है वो एक साइड जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है, बीच में डाइनिंग टेबल होता है और दूसरी साइड में प्रेम बैठा हुआ था। अब चाय की चुस्कियां जो है वो दोनों लेनी शुरू कर देते हैं, और रंजना भी बैठ करके चाय साथ में पी रही थी और लड़का भी प्रेम वही चाय पी रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद होता है क्या है कि जो रंजना का नजर होता है वो इस प्रेम के कुछ अलग ही चीजों पर पड़ जाता है, क्योंकि दोस्तों जो ये लड़का प्रेम था वो लुंगी ऐसे ही लपेट करके जल्दीबाजी में चला आया था, क्योंकि जो बहादुर था वो तो सुबह सुबह ही प्रेम को जल्दी ही काम के लिए बुला लिया था। अब तभी रंजना जो है वो प्रेम से कहती है कि प्रेम जो ये तुम्हारा सामान है वो काफी ज्यादा देखने में कुछ अलग है। अब तभी जो ये प्रेम होता है ये बात सुनकर के काफी शर्मा जाता है, और फिर कहीं ना कहीं वो सर झुका लेता है, और जब वो उसे समझ में आता है कि कुछ दिख रहा है तो वो तुरंत हटता है और कहता है कि मैडम जी दरअसल मुझसे गलती हो गई कि आज मैं नीचे पैंट नहीं पहन कर आया। तो प्रेम कहता है कि ठीक है मैं अभी घर पर जाकर के कपड़े चेंज करके आती हूँ। तभी यहाँ पर रंजना कहती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, कि तुम घर पर ही जाओ, वैसे भी मेरे पति का बहुत सारा पैंट शर्ट वगैरह रखा हुआ है तो तुम उसे पहन लो, मैं उसे ला करके तुम्हें दे देती हूँ। और अब दोस्तों जो ये प्रेम होता है, जब रंजना उसे ले करके अपने बरामदे से अपने रूम की ओर चली जाती है, उसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ ही चलो, और फिर लेकर उसे पहन देती है और कहती है कि लो ये पहन लो। और उसके बाद दोस्तों वो ये भी कहते हैं कि अब पिताजी भी आने ही वाले होंगे। अब जो ये लड़का प्रेम होता है वो तुरंत ही पैंट को पहनना शुरू कर देता है, और उसी समय जो रंजना होती है वो कहती है कि ठीक है वैसे तो तुम खेत पर काम करने जा ही रहे, लेकिन तुम मेरा पहले घर का कुछ काम कर दो, उसके बाद खेत पर काम करने के लिए जाना। प्रेम जो था वो उसकी बातों को समझ नहीं पाता है कि मैडम उसे कहना क्या चाहती है। और फिर तभी रंजना कहती है कि देखो प्रेम, जिस तरीके से मैं कुछ बोल रही हूँ उस तरीके से अगर तुम काम कर लो, वरना तुम जानते हो कि अगर मैं थोड़ी सी आवाज लगाऊंगी तो फिर जो आस पड़ोस को लोग हैं वो तुम्हारा क्या हासिल कर सकते हैं। अब जो प्रेम होता है वो कहता है कि मैडम जी आप ये क्या कह रही है, मैं आपके घर पर मजदूरी का काम करने के लिए आया हूं, ना कि मैं आपके घर पर आपके साथ कुछ गलत काम करने के लिए आया हूँ। तो अभी रंजना उसे कहती है कि तुम मुझे ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें जिस तरीके से कह रही हूँ तुम वो काम कर दो, तुम्हारी भलाई है इसमें। अब प्रेम जो है वो उसकी बात सुनकर काफी डर जाता है। रंजना कहती है कि अगर तुम मना कर रहे हो तो बोलो, मैं अभी शोर मचा देती हूँ। अब होता है क्या है कि जो ये रंजना होती है वो अपने कपड़े को हटाना शुरू कर देती है, उसे धमकाना शुरू कर देती है और कहती है कि बोलो हाँ, नहीं तो फिर मैं अपनी आवाज लगाऊंगी। इतने में ही प्रेम जो था वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है वो एक गरीब आदमी था और वो काम देखने के लिए आया था, और जब कोई महिला जो कि उसे काफी ज्यादा अमीर थी और अगर ऐसा वो करती है तो जाहिर सी बात है लड़के को ही गलत समझा जाता और लड़के को ही पिटाई की जाती है। अब प्रेम को भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी। अब प्रेम जो है वो आखिरकार मजबूर होकर रंजना की बात को मान जाता है, और फिर रंजना इस लड़के को लेकर के अपने कमरे के अंदर जाती है और फिर उसके साथ अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाती है। और फिर तभी रंजना जो है वो प्रेम से ये भी कहती है कि देखो प्रेम, मेरा पति जो है वो मुझे कभी खुश नहीं कर पाता था, लेकिन तुमने आज मुझे बहुत ही खुश किया है। और जब इतना सब कुछ हो जाता है तो फिर जो रंजना होती है वो अपने काम में लग जाती है, और प्रेम जो है वो ये सब कुछ करने के बाद जब सारा काम खत्म लेता है तो फिर वहीं पर जाकर बरामदे में कुर्सी पर बैठता है, और तभी बहादुर घर पर आता है और पूछता है कि बेटा तुम कब आए। तभी जो उनकी बहू रंजना होती है वो कहती है कि ये तो अभी 10 मिनट पहले ही आए हैं बाबूजी। अब बहादुर जो है वो इस लड़के को खेत पर लेकर जाता है और फिर जो सारा काम काज होता है उसे समझा देते हैं और बता देते हैं। अब जो ये लड़का प्रेम होता है वो सारा काम जो है वो बहुत ही मेहनत और ईमानदारी के साथ करता है, लेकिन जो रंजना का लत था, जो उसकी आदत थी, वो कहाँ छूटने वाली थी। अब ये होता है क्या है कि अब कहीं ना कहीं रंजना जो थी इन चीजों की आदी हो गई थी। अब महिला क्या करती है कि अब इस प्रेम को प्रतिदिन अपने घर पर बुलाकर उसके साथ सब कुछ किया करती थी,
रंजना अपनी दुकान पर बैठ करके श्रृंगार का दुकान भी चलाया करती थी और उसी की दुकान पर एक इसकी बहुत ही खास सहेली, जिसका नाम रीना होता है, वो भी उसकी दुकान पर अक्सर ही आया करती थी। और जब दोपहर का समय होता है और दुकान पर कोई ग्राहक नहीं होता, तो फिर रीना और जो रंजना थी वो दोनों बैठ करके अपनी जो बहुत सारी निजी बातें थी वो एक दूसरे के साथ में शेयर किया करती थी। अब होता क्या है कि जो ये रीता और जो ये रंजना होती है, रीता रंजना से यही पूछती है कि तुम्हारा तो पति इस दुनिया में है नहीं और तुमने कोई दोबारा शादी भी नहीं की, तो फिर तुम अपनी इच्छाओं को कैसे पूरी कर पाती हो या कैसे जी पाती हो? तो रंजना कहती है कि देखो, मेरे ही घर पर एक मजदूर काम करने के लिए आता है मेरे खेत में, और मैं उसी के साथ अपनी इच्छा और अपनी जरूरतों को पूरी कर लेती हूँ। तभी रंजना कहती है रीता से कि तुम्हारा पति तो वैसे भी विदेश में नौकरी करता है, तो तुम कैसे रहती हो, क्योंकि वो भी तो 2-3 साल पर आता है, तो तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या करती हो? तो रीता रंजना से यही कहती है कि देख रंजना, तू तो बहुत अच्छी से जानती है कि मेरा पति जो है वो उसे सिर्फ और सिर्फ पैसों कमाने की लत लगी पड़ी है, उसे मेरी फिक्र होती ही नहीं है। आखिर मैं क्या करूं, बस मैं उनका इंतजार ही करती रह जाती हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं कर सकती हूँ। तो रंजना कहती है कि देखो, इंतजार उतना तुम्हारे लिए करना सही है, तुम कर भी लेती हो, लेकिन मुझसे नहीं होता है। तुम्हारे पति कम से कम 2-3 साल पर लौट कर तो आता है, लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरा पति जो है वो तो कभी लौट करके नहीं आने वाला है। अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो ये रीता होती है वो इस रंजना की जब बातों को सुनती है तो फिर उसे यही कहती है कि एक बार जो तुम्हारा मजदूर है उसी के साथ मेरा भी नंबर लगवा दो, ताकि मैं भी उसके साथ दुख बिता लूं। तो रंजना कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, चल आज ही तू मेरे घर पर चल, जब मैं तुझे बुलाऊंगी तो तू मेरे घर पर आना, तभी मैं तुझे भी सारी काम करवा दूंगी। अब रीता और रंजना जो होती है वो शाम के समय में रंजना अपनी दुकान का शटर बंद करती है और फिर कहीं नजदीकी मेडिकल पर जाती है और वहां से वो कुछ नशीली दवाइयां लेती है और फिर दोस्तों कुछ शक्तिवर्धक जो दवाइयां होती है उसे भी लेती है, और उन दवाइयों को लेने के बाद वो अपने घर पर लौट कर आती है। अब जब शाम का समय होता है तो सभी परिवार वालों के लिए खाना बनाती है, और उसी खाने में जो ये रंजना होती है वो कुछ अलग खाना निकाल देती है। पहले तो अपने लिए खाना अलग कर लेती है, एक भाग जो कि उसको ससुर को देनी थी और जो बच्चों को देनी थी उसमें वो अपने नशे के बेटे को नहीं, लेकिन ससुर को नशे वाला खाना खिलाती है, और एक भाग वाला खाना अपने लिए रख लेती है। उस समय रंजना का जो छोटा बेटा था वो तो ऐसे भी बच्चा था और बहुत गहरी नींद में सो चुका होता है, और इधर उसका ससुर भी जब खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाता है तो वो भी काफी ज्यादा गहरी नींद में चला जाता है। सभी लोग जो थे वो घर में सो चुके थे, और इसी दौरान रंजना तुरंत ही प्रेम के पास फोन करती है और उससे कहती है कि प्रेम, तुम अभी के अभी मेरे घर पर पहुंचो। प्रेम कहता है कि मैडम अचानक से आप बुला रही है, क्या बात हो गई? तो रंजना कहती है कि आओ, थोड़ा सा काम है, उसके बाद तुम चले जाना। अब दोस्तों जो रंजना होती है वो प्रेम को पहले ही कुछ लालच दे चुकी थी, पहले भी वो पैसे उसे देती आई थी, और इसी वजह से प्रेम जो था वो कहीं ना कहीं इसके साथ इच्छाओं को खुशी से पूरी करने लगा था। इधर जब प्रेम अपनी पत्नी को ले जाकर के पैसा देता था तो पत्नी भी काफी ज्यादा उसे खुश रहती थी कि पत्नी जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और उससे उसे काफी ज्यादा कमाई हो रही है। वो भी कहती थी कि बहादुर जी के घर पर काम करने से तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप इतने पैसे कमा रहे थे, लेकिन प्रेम की पत्नी को ये नहीं पता था कि आगे चल करके उनके साथ क्या घटना घटने वाली थी। और जो रंजना थी वो प्रेम से काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो रात के समय उसके घर पर पहुंचे, और रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। तो प्रेम से कहती है कि तू जितनी जल्दी हो सके मेरे घर पर आ जाए, लेकिन फिर भी प्रेम उसे मना कर रहा था कि मैं पत्नी को क्या बोलूं। तो रंजना कहती है कि देख, अगर तू नहीं आएगा तो फिर जो कुछ तू मेरे साथ करता आया है वो सारी चीजों का मैंने वीडियो बना करके रखा है, और मैं उस वीडियो को लेकर के तेरे खिलाफ जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी। अब दोस्तों फिर से ये लड़का प्रेम डर जाता है और मजबूर होकर के उसे आना ही पड़ता है। अब प्रेम भी 10 मिनट के अंदर अंदर रंजना के घर पर पहुंच जाता है, और रंजना जो थी वो पहले से ही एक गिलास दूध में 2 गोली जो होती है दोस्तों वो मिला करके रखी हुई थी। अब जैसे ही प्रेम उसके घर पर पहुंचता है तो फिर उसे वो दूध देती है और उसे पीने के लिए कहती है। प्रेम कहता है कि नहीं नहीं मैडम, मैं अभी तो खाना खा करके सोने ही जा रहा था, तभी आपने फोन कर दिया, तो मेरा मन ही नहीं है, वैसे भी मेरा पेट पूरी तरीके से भरा हुआ है। अब क्या होता है कि रंजना जो है वो उसके साथ काफी जबरदस्ती करती है कि दूध पी लो, मेरी रिक्वेस्ट है, और आखिरकार प्रेम जो होता है वो दूध पी लेता है। अब जैसे ही वो लड़का दूध पीता है तो फिर रंजना जो है वो तुरंत ही जिसकी दोस्त होती है रीता उसके पास फोन करती है, और रीता भी रंजना के घर पर जाती है। अब दोनों महिलाएं जो होती है वो मिल करके इस लड़के प्रेम के साथ अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाती है, लेकिन वो जो लड़का प्रेम होता है वो एक महिला रीता की ही इच्छा को पूरी कर पाता है, और फिर उसके बाद वो लड़का जो है वो कहीं ना कहीं थक जाता है, और इस बात से रंजना नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, और अपने मन में सोचती है कि ऐसे तो मेरे साथ ये कुछ करेगा ही नहीं। और फिर रंजना क्या करती है दोस्तों कि वो किचन में जाती है और फिर गुस्से में आकर के वो 2 से 3 एक्स्ट्रा गोलियां जो है वो दूध में मिला देती है, और फिर ला करके उसे प्रेम को कहती है कि ये पी लो, शायद तुम्हारे शरीर में जान नहीं है तो इसे तुम्हारे शरीर में जान आ जाएगी। अब जैसे ही प्रेम उस दूध को फिर से पी लेता है तो फिर पीने के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर उसे काफी तेज चक्कर आता है और वहीं वो फर्श पर गिर जाता है, और थोड़े ही देर में दोस्तों इस लड़के की मौत भी हो जाती है, वो इस दुनिया से चला जाता है। रंजना और रीता जो थी दोनों काफी ज्यादा इस चीज से डर गई थी कि जो ये लड़का है वो तो इस दुनिया को ही छोड़कर चला गया, और अब वो लोग क्या करें उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं दोनों ही साथी महिलाएं थी, और फिर वो इस तरीके से प्रेम की बॉडी को छुपाने का खपाने का प्लान बनाती है जैसे कि वो कभी पकड़ी ही नहीं जाएंगी।
अब होता क्या है कि यहाँ पर जो ये रंजना और जो उसकी दोस्त रीता होती है वो दोनों किचन में जाती है और वहां से धारदार चाकू लाती है और फिर इस प्रेम के 100 को 2 भागों में विभाजित कर देती है। और फिर इसका विभाजित करने के बाद उसे एक छोटी सी बोरी में भर करके दोनों जो है वो एक साइकिल पर ले जाकर लोड करती है। उस समय रात के लगभग 2 बज चुके होते हैं। दोनों महिलाएं जो है वो एक साइकिल पर, एक महिला हैंडल पकड़ी हुई थी और दूसरी महिला पीछे से साइकिल को धक्का देते हुए जा रही थी। उन लोगों के गांव से ही एक बाईपास रोड पड़ता है था जो कि 1 किलोमीटर आगे होता है। और जैसे ही दोनों महिलाएं उस रोड पर जाती है तभी पुलिस की गाड़ी उस वक्त पेट्रोलिंग कर रही होती है। अब पुलिस की गाड़ी का जो लाइट होता है जब इस साइकिल पर पड़ता है तो पुलिस के जो स्टाफ थे, मतलब कि जो कर्मचारी थे, वो भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर 2 बजे रात की ये महिलाएं जो है वो साइकिल पर लेकर कैसे क्या जा रही है। अब पुलिस की जो गाड़ी होती है वो तेजी से इस साइकिल की पीछा करती है और दोनों महिलाएं जो रंजना और रीता होती है जब वो अपनी पुलिस गाड़ी को काफी ज्यादा नजदीक आते हुए देखती है तभी इनके हाथ पांव कांपने शुरू हो जाते हैं। ये लोग काफी डर जाती है, घबरा जाती है और फिर पुलिस कांस्टेबल जैसे ही गाड़ी नजदीक आती है तो उतर करके साइकिल के पास जाता है और फिर उसे पूछता है कि एक बात बताइए कि आप लोग इतनी रात को ऐसे कहाँ जा रही है। अब तभी जो रंजना होती है वो बहाना बनाते हुए कहती है कि दरअसल मेरी थोड़ी दूरी पर हमारे एक आदमी है जो रिश्तेदार, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो हम लोग साइकिल इसीलिए लेकर जा रहे हैं कि जिस साइकिल पर ही बैठाकर उन्हें लेकर के आएंगे। लेकिन दोस्तों जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं वो कहते हैं कि तुमने इस बोरी में क्या लिए हुए है। अब बोरी को खोल करके देखा। अब दोस्तों वो जो महिलाएं होती है वो उस बोरी को हाथ तक लगाने नहीं दे रहे थे और तभी दो पुलिस कांस्टेबल होते हैं उस बोरी को जब खोलते हैं तो वाकई में वो देख करके ये चीजें सामने रह जाते हैं और फिर तुरंत उसी समय दोनों महिलाओं को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल करके सामने आती है तो दोस्तों वाकई में जो पुलिस वाले थे और जो मीडिया वाले थे सभी लोगों के बीच में हड़कंप मच जाता है कि आखिर 2 महिलाओं ने मिल करके अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए किस हद तक वो कदम उठा सकती है और एक लड़के के साथ वो लोग क्या कर चुके थे। और उसके बाद दोस्तों जो रंजना थी वो पहले ही रीता से बता चुकी थी कि उसने खुद ही अपने पति की जान ली थी और सब कुछ उसका, और उसके वजह भी उसने पहले अपने दोस्त को बता दिया थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया था। क्योंकि दोस्तों जो ये रीता और जो रंजना थी वो दोनों एक दूसरे की खास सहेलियां थी। रंजना जो थी वो अपने पति को सिर्फ इसीलिए मार देती है कि जो रंजना थी वो अपने पति से कहीं ना कहीं खुशी नहीं हो पाती थी, उसे वो संतुष्टि नहीं थी और इसीलिए रंजना को यही लगता था कि अगर उसका पति रहेगा तो फिर वो किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा नहीं ले पाएगी, दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर के अपनी चाहतों को पूरा नहीं कर पाएगी और उसका पति जाहिर सी बात है उसे करने नहीं देता और इसी वजह से जो ये पत्नी थी वो अपने पति को अपने रास्ते से ही हटा देती है। अब दोस्तों जो ये पुलिस वाले होते हैं, प्रेम के बारे में जैसे ही पता चलता है तो फिर उसके सब परिवार वालों को भी सूचना दी जाती है और उसके बाद जो लेडीज पुलिस होती है इन दोनों ही महिलाओं को रिमांड पर लेकर के इससे काफी ज्यादा पूछताछ की जाती है। दोनों महिलाएं जो होती हैं वो काफी ज्यादा बहाने भी बनाती है, खुद के सच्चाई बताती है और कहती है एक दूसरे को ही वो बता रही थी कि फंसाती थी। रीता जिसका पति विदेश में रह करके नौकरी किया करता था, रीता भी रंजना के बारे में सारी उसकी जो उसने प्राइवेट बातें बता रखी थी वो सब कुछ वो पुलिस को बता देती है। और जब यही बात ससुर को पता चलता है कि जो उसकी बहू थी वही उसके बेटे को ट्रेन से धक्का देकर के जान ली थी तो फिर उसके बारे में सुन करके उसके ससुर कहीं ना कहीं उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी क्योंकि वो अपनी बहू को काफी ज्यादा संस्कारी और अच्छी समझ रहे थे और जब उन्हें यह पता चला था कि उनके बेटे की हत्या उनकी बहू ने की तो उनके दिल पर क्या बीत रही होगी दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी के दिल को आहत करना था, बस केवल आपको सतर्क करना था, आपको जागरूक करना था। फिर मिलूंगी कल एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल